हेलो बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि आईसीएसई हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, देखिए हमने क्या पढ़ा है पहले अभी तक 1857 से लेकर 1947 तक हमने पढ़ा है। इसे हम कहते हैं इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है? ये तो आपका आ ही रहा है, ये जो 10 चैप्टर है, लेकिन उसके साथ साथ और भी 5 चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशंस और हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये सब हमें पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। क्लियर है? तो हुआ क्या था उस समय, जो बाकी दुनिया में हो रहा था इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आई होप क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। कॉजेस ऑफ द वॉर। सबसे पहले आपका आएगा एग्जाम में कॉजेस ऑफ द वॉर। तो नंबर 1 जो है वो है इंटेंस नेशनलिज्म। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो 5 चैप्टर्स है या जो 6 चैप्टर होंगे किसी किसी बुक में, क्या होता है कोई कोई बुक में यूनाइटेड नेशन एक हो जाते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स है आपको क्या करना है, उसे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आपका 30 मार्क्स तो श्योर है ही। तो यहाँ से 30 आ गया, सिविक्स से 30 आ गया, आपको समझ आ रहा है ना क्या होगा। तो आपका मार्क्स जो है हिस्ट्री में बहुत बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कॉजेस ऑफ द वॉर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा इंटेंस नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए नेशनलिज्म हमने पढ़ा था क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वननेस फॉर वन कंट्री। तो पहले के जो जमाने में जो यूरोप, देखिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वॉर है सी, लैंड और एयर, ये तीनों जगह लड़े गए थे। और पूरे दुनिया में नहीं लड़ा गया था, बस जो यूरोप के जो बैल्कन स्टेट्स थे, बैल्कन वाले एक पहाड़ के जो रीजन के जो अंदर में आते सब स्टेट्स, उसको जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, उन्होंने ही ये वॉर किया था। मेजॉरिटी ऑफ यूरोप कंट्रीज थे और कुछ नहीं। तो इंटेंस नेशनलिज्म मतलब देखिए पहले क्या होता था, राजा का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना। तो पहले तो कंट्री वाला फीलिंग नहीं था ना, पहले क्या था कि ये एरिया ये राजा का, ये राजा का है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का फीलिंग किसके अंदर जागृत हुआ, और कौन सुपर पावर बनना चाहता था, जर्मनी। याद रखिएगा, जर्मनी जो था वो सुपर पावर बनना चाहता था अंडर विल्हेम, काइजर विलियम टू। ठीक है ना, काइजर विलियम टू जो थे ये चाहते थे कि जर्मनी जो है एक सुपर पावर बने और जर्मनी पूरा दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री में पहला हो। आई होप क्लियर है। नंबर 2, रेस फॉर आर्मामेंट्स। रेस फॉर आर्मामेंट्स याद रखिए बच्चा पार्टी, आर्मामेंट्स का मतलब होता है गन्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, गन सप्लाई से होता है ना वो। अब देखिए जो कंट्री के पास ज़्यादा गन होंगे तो वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल होगा। अब समझिए एक कंट्री है और ये दूसरा कंट्री है, समझिए इसके पास 150 हथियार है, इसके पास 140 है। अब इन लोग दोनों दुश्मनी है, तो ये क्या चाहेगा, इसके पास ज़्यादा हथियार हो, तो ये कितना कर लेगा, 180 कर लेगा। अब इसे डर लगेगा तो ये क्या करेगा, 200 कर लेगा। तो ऐसे ही ये चलते रहेगा। तो रेस फॉर आर्मामेंट समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो आर्मामेंट्स का मतलब गन्स या सप्लाईज का क्या होता था, रेस लगता था कि किसके पास ज्यादा है। अब बात समझिए, अगर गन्स वन ज्यादा होंगे तो उसे तो आप यूज भी तो कभी करिएगा। तो कब यूज हुआ, ये सब रीजंस है। जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या क्या रीजंस थे, तो अभी भी हम वही रीजन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या गया, इंटेंस नेशनलिज्म। सबसे ज्यादा जागृत किसमें हुआ, जर्मनी। दूसरा क्या है चपाटी मेरा, रेस फॉर आर्मामेंट्स। तो आर्मामेंट्स आपको समझ आ गया क्या है। नंबर 3, जो यूरोप है वो 2 हिस्सा में टूट गया था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटार्ट। यूरोप जो है 2 हिस्सा में टूट गया था, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है वॉर हुआ। ऐसा नहीं कि 2-2 कंट्रीज थे या 3-3 कंट्रीज थे। ट्रिपल इसलिए बोला था क्योंकि स्टार्टिंग में 3-3 कंट्रीज थे, फिर और भी कंट्रीज आके जुट गए। नंबर 4, इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए अब हुआ क्या था, पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजा क्या करते थे, उनका तो आदत ऐसा नहीं था ना बस स्पेन हमारा है, पोर्तुगल हमारा है। वो क्या करते थे, अगर स्पेन का राजा है तो स्पेन अब पोर्तुगल में हमला करके वो जो राजा है पोर्तुगल को भी ले लेगा, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, कॉलोनी बनाने का जो सिस्टम है, ये उस टाइम भी था।
मतलब समझिए अगर मैं जर्मनी हूँ तो मुझे जर्मनी ही नहीं चाहिए, मुझे और भी अपना स्टेट बढ़ाना होगा, मैंने अपना एरिया बढ़ाना है। तो एरिया कैसे बढ़ाएंगे, उसे हड़प कर, उसे कॉलोनी बना के, जैसे कि यूके का कॉलोनी कौन था, इंडिया था। आई होप क्लियर है। स्पेन के भी अफ्रीकन कंट्रीज थे, जर्मनी का भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थे, और वो सब जो एरियाज थे वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, रेस फॉर आर्मामेंट्स। समझिए अफ्रीका, अफ्रीका जो पूरा है, अफ्रीका तो पूरा क्या था, हमारा एक कॉलोनी था। मतलब वो पूरा ना स्पेन फिर यूएस ये सब उसे कॉलोनी बना के थे। अब अगर कॉलोनी बनाकर है, अब समझिए यहाँ पर स्पेन का आदमी है, यहाँ पर समझिए यूएस का आदमी है, यहाँ पर ही समझिए फ्रांस का आदमी है, तो हो रहा है क्या, समझ आ रहा है, ये लोग अपना एरिया तो बढ़ा लिए, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, आर्मामेंट सप्लाई बढ़ते जा रहा है, क्यों, कभी एक दूसरे से सबको थ्रेट है, कौन किसके ऊपर हमला करके वो कॉलोनी हड़प ले। तो इम्पेरियलिज्म का जो है पर्टिकुलर चीज बहुत बढ़ रहा था। तो हुआ क्या, मेन रीजन जिसका वजह से ये वॉर जो है इनिशिएट हुआ, नंबर 5 जो कि मेन है, उसे हम कहते हैं साराजीवो क्राइसिस या साराजीवो इंसिडेंट। तो चलिए इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, आपको यही सब पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, सबके 3 पॉइंट लिखने और कुछ नहीं। चलिए पढ़ते हैं साराजीवो क्राइसिस या साराजीवो इंसिडेंट। तो हुआ क्या था, चलिए पढ़ते हैं। ये इमीडिएट कॉज याद रखिएगा, ये तो पक्का श्योर शॉट आने ही वाला है इफ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो साराजीवो क्राइसिस में क्या था, याद रखिएगा डेट के साथ, 28 जून 1914 में प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो थे, ये अपनी वाइफ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अब ये कहाँ के थे, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया हंगरी, याद रखिए उस समय ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जहाँ केटीएम बाइक्स बनते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी एक हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे वो अपनी वाइफ के साथ कहाँ गए थे, सर्बिया, सर्बिया का कहाँ, साराजीवो। तो हुआ क्या था, एक ग्रुप था उसका नाम था ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन था, कहाँ का, सर्बिया का। तो इन्होंने क्या किया, एक असासिन को हायर किया, उस असासिन का नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप। जो जो लिख रहा हूँ ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करिए। गैब्रिलो प्रिंसेप एक बॉस्नियन था, बॉस्नियन मतलब बॉस्निया का लड़का था, 19 साल का। तो उसे हायर किया गया था ब्लैक हैंड द्वारा, और इन दोनों को जब ये कार से उतर रहे थे तो वो लड़का जो था इन दोनों को मारकर भाग गया। आप देख सकते हैं इसका फोटो, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई दिस, और इसके बारे में लिखने आ सकता है। क्लियर है। तो हुआ क्या, अब ये तो हो गया, अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। द वर्ड अल्टीमेटम इसे यूज करिएगा एग्जाम में, थ्रेट मत लिख दीजिएगा, अल्टीमेटम दिया कि हमें अपने कंट्री में आकर वो जो गुनहगार है उसे पकड़ने दो और हम उसे अपने तरीका से सजा देंगे। लेकिन सर्बिया जो था इनका रशिया से बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब बोल सकते हैं रशिया का पर, मतलब सर्बिया का ऊपर किसका हाथ था, रशिया का हाथ था। तो होता है ना बड़ा भाई कि आओ हमसे लड़ेंगे, मेरा बड़ा भाई तो है, तो वैसे ही टाइप का है। तो सर्बिया ने वो जो अल्टीमेटम है उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनके ऊपर किसका हाथ था, रशिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया ने, सॉरी सर्बिया ने अल्टीमेटम क्यों ठुकराया, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि रशिया का सपोर्ट था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को किसका सपोर्ट था, जर्मनी को, जर्मनी का सपोर्ट था, क्योंकि ट्रिपल अलायंस में ये लोग साथ थे, याद रखिएगा ट्रिपल अलायंस में ये लोग साथ थे। तो हुआ क्या, अब ये 28 जून का हुआ था, पूरे एक महीने बाद जब वो अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया गया, याद रखिएगा 28 जुलाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ। तो कैसे स्टार्ट हुआ देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी ने किसके ऊपर हमला बोला, सर्बिया के ऊपर। सर्बिया के साथ कौन था, रशिया, रशिया ने किसके ऊपर हमला बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। अब आ गया कौन, किसे अपना पावर दिखाना था, किसे सुपर पावर बनना था, जर्मनी को। तो जर्मनी ने किसके ऊपर हमला किया, रशिया के ऊपर। जैसे ये हुआ तब क्या हुआ, फ्रांस जो है किसके ऊपर हमला बोल दिया, जर्मनी के ऊपर। तब समझ आ रहा है क्या हुआ है, जितना भी कंट्रीज था, जो मेन पावरफुल कंट्रीज थे उस समय के, सब एक दूसरे से लड़ने लगे। अब समझ आया रेस फॉर आर्मामेंट्स क्या रीजन बना, सबके पास तो हथियार है ना, तो हथियार कब यूज करेंगे, जब हथियार होगा तभी ना वो यूज करेंगे। तो एक मौका मिल गया हथियार यूज करने का, बस लड़ाई शुरू हो गया। आई होप क्लियर है। फिर से बताता हूँ,
नोट डाउन करिए। 28 जून 1914 को प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड और उसकी वाइफ कहाँ गई, सर्बिया साराजेवो, एक मीटिंग अटेंड करने। ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने एक असासिन हायर किया था। क्या नाम था लड़के का, गैव्रिलो प्रिंसेप। उसने उन्हें असासिन कर दिया, जिसके वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक अल्टीमेटम दिया किसे, सर्बिया को। लेकिन सर्बिया ने उस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया, क्योंकि उनके ऊपर किसका हाथ था, रशिया का। तो एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया। सर्बिया का हेल्प करने आया रशिया। रशिया ऊपर किसने अटैक किया, जर्मनी, जिसे अपना पावर दिखाना था। जर्मनी के ऊपर किसने अटैक किया, फ्रांस। ऐसे ही करते करते बेल्जियम फिर आया, यूएसए आया, ऐसे ही करते करते सब आ गए और वॉर स्टार्ट हुआ। तो हमें स्प्रेड ऑफ द वॉर नहीं पढ़ना है फिलहाल, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई होप कॉजेस आपका क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट। तो इससे पहले सबसे पहले याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स एक जगह है फ्रांस में। ये कब साइन हुआ था, 28 जून 1919। तो हुआ क्या, ये जो ट्रीटी है ये वर्सेल्स का है फ्रांस में, ठीक है। तो इस ट्रीटी ने क्या किया, देखिए ट्रीटी क्या होता है, समझौता। अब ऑब्वियस बात है, लड़ाई किसने हारा, ट्रिपल अलायंस हार गए थे, मतलब जर्मनी वाला साइड हार गया था। तो हुआ क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के कुछ कमांडमेंट से, उन्हें कुछ बोलने थे। उन्हें ने सबसे पहले जर्मनी को गिल्टी ठहराया। जर्मनी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द वॉर। पहला, और जो भी लड़ाई हुआ इतना बड़ा नहीं होता, किसके वजह से हुआ, जर्मनी की वजह से। दूसरा, जर्मनी को $33 बिलियन देना था विनिंग नेशंस को। दूसरा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की ये सब बोलते हैं, ठीक ना। जर्मनी को पहले गिल्टी कर दिया, जर्मनी को $33 बिलियन देना था। राइन वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। राइन वैली को डीमिलिटराइज करना पड़ा, डीमिलिटराइज्ड। मतलब क्या होता है, जैसे कि नहीं होता है वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो लड़ते लड़ते समझिए जर्मनी ने राइन वैली को कैप्चर कर दिया था। तो राइन वैली को उसे डीमिलिटराइज करना पड़ा, जहाँ पर मिलिट्री बैठाया था उसे हटाना पड़ा। क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेस हार गए थे ना। अब तो आपको ट्रीटी के हिसाब से समझौता करना ही पड़ेगा जो वो कहेगा। तो राइन वैली को डीमिलिटराइज करना पड़ा, समझ आ रहा। और बहुत ज़्यादा बेचारे को झेलना पड़ा हार के बाद। नंबर 4, 10 साल तक 10 ईयर्स फ्री का कोल देना था फ्रांस को, ब्रिटेन को और भी कई नेशंस को। क्लियर है। नंबर 5, पोलैंड को इनसे छीन लिया गया। जो पोलैंड आज है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, आप लोग जानते होंगे, बहुत महान फुटबॉलर है, तो उन्हें यहाँ के है। तो पोलैंड जो था पहले जर्मनी का पार्ट था, उसे भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया, मतलब एक नया कंट्री बन गया वो। और बस इतने ही बहुत है। तो ये सब रीजंस की वजह से मैंने ये सब क्या हुआ, लागू किया गया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। आई होप क्लियर है। अब आता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या हुआ, नंबर 1, यूएसए इमर्ज्ड एज सुपर पावर। 4-13 मतलब हुआ क्या, सुपर पावर बनना चाहता था कौन, जर्मनी, वो तो पूरा डूब गया। अच्छा याद रखिएगा और भी पॉइंट्स है। जर्मनी को जैसे 2 हिस्सा में बांट दिया गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। जर्मनी के जितने भी आर्मीज थे उसे कम कर दिया गया था, मैंने हवाई या जितने भी आर्मी थे, नेवी के जितने भी आर्मी थे, फुट सोल्जर, सबको कम कर दिया गया था। उसे 2 हिस्सा में बांट दिया गया था, उसे टुकड़े टुकड़े में बटोर दिया गया था, ताकि जर्मनी सुपर पावर ना बन सके और ऐसा अगला कदम ना उठा सके। लेकिन जर्मनी जर्मनी रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहीं से होगा। चलिए देखेंगे आगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, समझ आ रहा है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का अलग है। रिजल्ट में क्या हुआ, यूएसए इमर्ज एज सुपर पावर। सुपर पावर कौन बन के उभरा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 2, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स लिखिए। लीग ऑफ नेशंस, जैसे आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। देखिए हम यूनाइटेड नेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन लीग ऑफ नेशंस क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है, जो कहता था कि कभी वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा वापस। तो ये जो बनाने वाले थे, ये कौन थे, फ्रांस और ब्रिटेन। याद रखिएगा कौन थे, फ्रांस और ब्रिटेन। लिखते जाइए पॉज करते करते। तो इनका क्या मानना था, ऑब्जेक्टिव था कि कभी भी ऐसा और वॉर होगा नहीं। दूसरा, सब कंट्रीज आपस में दोस्ती रखेंगे। तीसरा, सब एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे मतलब क्या, बिजनेस प्रमोट करेंगे, सब एक दूसरे का साथ देंगे, ब्रदरहुड रहेगा, फ्रेटर्निटी रहेगा, ये सब बात है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये नया वॉर कभी, मतलब ऐसा टाइप का वॉर कभी भी और होगा नहीं। लेकिन ये जो है फेल हो गया। एग्जाम लिख लीजिए, द रीजन फॉर इट्स फेलियर, यूएसए डिड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशंस।
यूएसए जो है, जो सुपर पावर था, उसने ही लीग ऑफ नेशंस को स्वीकार नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, फ्रांस और ब्रिटेन थे। और लीग ऑफ नेशंस जो है दूसरा क्या था कि जब भी फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर प्रॉब्लम आता था, ये क्या करते थे, वो पर्टिकुलर चीज़ को देखते थे और बहुत कम ही डिस्प्यूट ये सुलझा पाए। ज़्यादातर डिस्प्यूट ये छोटे मोटे जो स्टेट थे, इनका डिस्प्यूट तो इन्होंने सुलझाया ही नहीं। देखेंगे कैसे इनका वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे इनकी छूट के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे इनकी वजह से ही राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ, ये हम सब जानेंगे आगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ते पढ़ते। क्लियर है? तो लीग ऑफ नेशंस आपको समझ आया। तो यूएसए इमर्ज एज सुपर पावर, लीग ऑफ नेशंस, फिर आप ये सब लिख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सल्स का जितना भी क्लॉज है। तो आई होप आपको ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ आया। देखिए है तो बहुत कुछ, जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको डिटेल वर्जन भी पाऊंगा कि कैसे क्या पूरा हुआ, लेकिन तब तक के लिए आप क्लास 10 का आईसीएसई का इतना ही है, उतना ही पढ़िए। फिर फर्दर भी हम आगे बात करेंगे और भी बहुत रीजन थे क्या क्या हुए क्या क्या नहीं हुए। ठीक है, तो पूरा क्या क्या पढ़ना है आपको, अगेन कॉजेज पढ़ना है, इमीडिएट कॉज, सारे वो इंसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के जितना भी क्लॉजेस थे ये पढ़ना है, और रिजल्ट्स पढ़ना है। और फिर रिजल्ट में क्या होगा, बहुत सारे लाइव गए, वॉर डिस्ट्रक्शन हुआ, नया नया मैप में कंट्रीज आए, ये सब हुआ। आई होप क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्लीज़ अपना ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करिए 10 के बच्चों, और बेस्ट दीजिए अपना बोर्ड्स में। थैंक यू।